कि ऐसे दे देगा कि एफ है हमारा एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, वर्क डन लिखा। तो इस पे हम क्या करते थे, ऐसा लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ठीक है। डी आर को इस फॉर्म में लिखते हैं। मैंने इसका लॉजिक ही बताया था, लॉजिक अगर नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोऑर्डिनेट बता देगा कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है बॉडी को, जैसे 0 0 से 1 1 लेट्स से। तो हम यहाँ पे इसका ऐसा लिखते थे कि हाँ, तो यहाँ पे इसका ऐसा लिखते थे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई डी वाई। अलग अलग भी कर सकते थे, 0 से 1 एक्स का रखो, 0 से 1 वाई का रखो, ठीक है। तो ये हम इसको अलग अलग करते थे, मैंने तुम लोग को बताया भी था कि इंटीग्रेशन में दोनों साथ में आते हैं, इसको हम चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं और ज्यादा आसान पड़ता है, ठीक है, इस तरह। तो मैंने तुम लोग को बताया था एनर्जी क्या होती है, कि किसी भी पहचान क्या होती है कि किसी बॉडी के पास एनर्जी है। तो पहचान ये होती है उसको सुटेबल कंडीशन में रख दो, अगर वो वर्क करके दिखा रहा है मतलब उसके पास एनर्जी है, ठीक है। पेट्रोल के पास एनर्जी है, दिखती रही है, बोतल में रखोगे कोई वर्क तो नहीं हो रहा, लेकिन जब उसको इंजन में डालते हैं तो गाड़ी चलती है, जिसका एविडेंस है कि उसके पास एनर्जी है। उसके बाद हमने सीखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता था कि जितनी भी फोर्सेस लग रही है बॉडी के ऊपर, सारी फोर्सेस का वर्क निकालो। पहले हमने सीखा था दो तरह की फोर्सेस थी, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन था वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता था, राउंड ट्रिप पे वर्क डन 0 होता था। उसके एग्जांपल थे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स। फिर मैंने बताया था नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में टोटल वर्क डन इन द राउंड ट्रिप 0 होता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने दिया था फ्रिक्शन फोर्स का, ड्रैग फोर्स होती है, ठीक है। उसके एग्जांपल हमने सीखे थे, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि एक थ्योरम मैंने बोला था, वो थ्योरम था वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हमारे, काफी सारे टफ से टफ सवाल हमारे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इस थ्योरम से। टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल, इनका वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद कितनी बार सवाल में ऐसा लिखा होता है कि बॉडी स्लोली मूव या बॉडी ग्रेजुअली मूव। जब भी ऐसी लैंग्वेज तुमको न्यूमेरिकल में मिलती है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अगर ऐसे क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो वहां पे जो लिखते हैं ना टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ग्रेजुअली मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये हमने इतनी बातें पहले पढ़ के रखी हुई है। हमने जब से वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया ना, तब से लेकर के अभी तक हमने इतना सीखा था। और कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरूर से सॉल्व करना है, ठीक है। और उसकी थोड़ी एग्जाम में पक्का आती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। देखो, एक चीज याद रखना, हमारी लाइफ में, ठीक है, बच्चे का रिजल्ट कैसा होता है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, हमेशा। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके रिजल्ट में कितना इंप्रूवमेंट है ना। आज तुम्हारे मार्क्स अगर आए 80, अब वो मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। अब तुम्हारे मार्क्स की वैल्यू क्या होती है कि तुम नेक्स्ट एग्जाम में 80 से कितने ज्यादा मार्क्स लेकर के आओ, 2 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन द सेम वे याद रखना है, नहीं मैंने बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की आते वर्क एनर्जी थ्योरम का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और डेफिनेशन भी आती है उसके एग्जाम में। हमने इसकी डेरिवेशन भी की थी ना, एफ डॉट डी एस, ऐसे लिखा था हमने।
दो मेथड से किया था हमने, एफ डॉट डी एस, एम ए yes, डी एस, ठीक है। इसको लिखा था हमने एम डी वी बाई डी टी डी एस, डी एस इधर करके वी लिखा था, फिर डी वी लिखा था, इसको इंटीग्रेट किया था हमने यू से लेकर के वी तक, ठीक है। ये हमने देखा था, ये आता था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी, ये इसका डेरिवेशन भी था ना। देखो याद रखना है कि जैसे बच्चे के रिजल्ट का इम्प्रूवमेंट मैटर करता है, वैसे ही जब हम पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ाई करते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए उतना मैटर नहीं करता है जितना मैटर करता है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ते थे आए थे अभी तक की क्लास 10 तक की, वो हम पढ़ते आए थे अर्थ के रेस्पेक्ट पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन देखा जाए ना तो पोटेंशियल एनर्जी खाली वहां पे काम नहीं आती है। पोटेंशियल एनर्जी और कहाँ कहाँ पे सकती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है स्प्रिंग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अब यहाँ जो हम सीखने जा रहे हैं ना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, वो सीखने जा रहे हैं हम लोग एकदम जनरल सा कंसेप्ट, दैट इज, याद रखना है इस चीज को, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा लिखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है ना, वो कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी का जो भी बात करते हैं वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स सारे के सारे फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम में आते हैं, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है ना, तो वो सिर्फ किसके लिए डिफाइन होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इट इज अ नेगेटिव वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यू एफ चेंज है, ठीक है। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, डब्ल्यू से, ठीक है। अब पूछोगे सर ये कैसे है एप्लीकेबल, तो देखो इसका सिंपल सा एक एग्जांपल ले लो। मान लो कि एक सरफेस है, यहाँ पर हमने बॉडी को रखा है कैसे, कि बॉडी को हम यहाँ से यहाँ लेकर के जाते हैं, change in the potential energy equals to negative work done by the conservative force। ये अभी समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ऐसे अभी इतना क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तुम ये वाला पूछ रहे हो, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला पूछ रहे हो, दे? तो ये वाला ये पोटेंशियल एनर्जी का, ओके, मैं अभी रिपीट करूंगा इसको, ठीक है। ये हाँ सर, यहाँ पे क्या बोला गया कि ग्राउंड सरफेस है जहाँ पे, याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पता है हम क्या करते हैं, जैसे कि हम क्या करते थे, मोशन में फिक्स कर देते थे अपने ओरिजिन को, कि यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ये पोजीशन 0 0 है। वैसे ही जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, हम एक कोई पॉइंट को पकड़ते हैं जहाँ पर हम ये बोलते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और वो पॉइंट हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज करते हैं, ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज करते हैं। मान लो ये ग्राउंड सरफेस है जहां मैंने बोल दिया कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मान लो बॉडी का कितना है, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी की एक चीज तुमने पढ़ के रखी थी क्लास 7th 8th में ही, कि काइनेटिक एनर्जी जो था दैट वाज बाय द वर्च्यू ऑफ मोशन, बट द पोटेंशियल एनर्जी वाज बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, बॉडी को मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ, ये हाइट एच ऊपर लेके गया, तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है फॉर्मूला एमजीएच होता है,
यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो फाइनल एनर्जी कितनी mgh माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी है, हमने सरफेस पे मान लिया 0 है, जो हो जाएगा mgh के इक्वल। ठीक है, अब पूछा जाएगा व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी का फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटी और इलास्टिक स्प्रिंग वाला फोर्स कंजर्वेटिव होता है। तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है mg, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ h, mg नीचे लगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, ये एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1 होता है ना। अब देखो तो ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो मैं क्या देख सकता हूँ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इसकी वैल्यू mgh आ रही है और वर्क डन कितना है माइनस mgh। ठीक है, तो मैं क्या देख सकता हूँ कि ये इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो है ना, इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये प्लस हो जाएगा, ये अभी ये mgh, ये भी है, तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू ये mgh नेगेटिव वर्क है ना, इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ठीक है, ये यहाँ से तुमको थोड़ा सा एक फील आ रहा है कि भाई ये कैसे हमारा एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, दो चीज तुमको कभी नहीं भूलनी है, और याद रखना ये हमारे 10th में क्या कहते हैं 11th में और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत काम आते हैं ये सब कंसेप्ट। ठीक है, ये जो दो चीजें ना, वर्क एनर्जी थ्योरम और ये वाला बहुत काम की चीज है। अच्छा, उसके बाद देखो आगे, ये नोट कर, ये सबको नोट कर जाएगा, नोट करना पहले। इसी को अगर मैं लिखूँ ना थोड़ा कैलकुलस के फॉर्म में, तो चेंज मतलब कैसे लिखते थे, डी, अगर छोटा चेंज हो रहा है इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एफ। ठीक है, डॉट डी आर लिख सकते हैं, है ना। वही चीज होगी कैलकुलस के वाले फॉर्म में, हम बड़ी चीज को छोटे में लिखते हैं, डी करके लिखते हैं, छोटा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा, छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। नहीं, वेक्टर नहीं आएगा। उसके बाद देखो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें हमारे, फोर्स देखो ये सबने पहले करके भी रखा हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, और बॉडी का एक हम लोग बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी जो है ना 0,1 पे 10 जूल है, और बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी 2,3 पे कितना होगा। ठीक है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0,1 पे कितना है और 2,3 पे हमको निकाल के बताना है। उसके बाद देखो अब एक काम करो, देखो ये हमारा बोला गया कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, बोला गया कंजर्वेटिव फोर्स आई कैप प्लस जे कैप एक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है,
तो हमको बोला गया कि वर्क डन क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो ये हमारा हो गया यू आई, ये हमारा हो गया यू एफ। तो हमको पता है कि यू एफ माइनस यू आई क्या हो जाता है, नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमको पता है। अभी जरा सा वर्क डन निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का सबको पता, निकालने का तरीका कैसे होता था। वर्क डन का हमारा फॉर्मूला था एफ, क्या कहते हैं, एफ डॉट डी आर। अगर फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे तो अब इसको कुछ इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो एफ कितना है, वर्क डन हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, डॉट डी आर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या ले सकता हूँ, आर वेक्टर ले लेता हूँ, बड़ा है ना डिस्प्लेसमेंट। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है पार्टिकल, ये जा रहा है 0,1 से ये जाएगा 2,3, ठीक है। ये हमारा हो गया R1 वेक्टर, ये हमारा हो गया R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर, ये R2 होगा। और एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार तुम्हारी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ठीक है, तो तुमको ये सब डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये R1 का एक पोजीशन, ये R2 दूसरा पोजीशन, यहाँ से यहाँ के बड़ी डेल्टा, डेल्टा मैंने तुम लोग को बता के रखा था कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर था। R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 जे, दैट इज 2 जे। हाँ सही है। और ये हो जाएगा 2 - 0, दैट इज 3 - 1 2, और ये प्लस 2 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 आई कैप, ये हो जाएगा वर्क डन कितना हो जाएगा 1 × 2 प्लस 1 × 2 दैट इज 4 जूल। अब देखो तो कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालना है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना 10 है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन माइनस वर्क डन कितना 4 है, तो यूएफ कितना हो जाएगा 10 - 4 दैट इज 6 जूल। सबको आया कि यार समझ में, जो तुमने वर्क निकालने का मेथड किया था ना, ठीक है, वो मेथड तुम्हारा बिल्कुल वैसा, आधा काम तुम्हारा यहाँ पे वही है, वर्क निकालने वाली, ठीक है। बाकी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा एक काम करो, तो ये वाला सब खुद से करो और सबको आंसर देगा चैट बॉक्स में। फोर्स लग रहा है एक बॉडी के ऊपर एक्स आई कैप, ठीक है। तो पहले क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी एट 1,1 आपको दिया गया 10 जूल, पोटेंशियल एनर्जी निकालो एट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, पोटेंशियल एनर्जी निकालो एट 2,2, सबको सॉल्व करो। सबको तो आंसर चैट बॉक्स में। पहले तो खाली वर्क निकालो, पहले खाली मुझे वर्क करो तो वैल्यू क्या होगा, कितना वर्क होगा। कहाँ पे 2 + 2 कैसे आया, यहाँ पे। तो ये आई कैप का 1 वैल्यू है, इसका 2 है ना, तो 1 × 2 2, 1 × 2 2, लिखा था ना हम लोगों ने, आई कैप प्लस जे कैप वाला जो वेक्टर हमने जो सीखा था, डॉट प्रोडक्ट। तो ये वाले सवाल को जल्दी से सबको सॉल्व करो, वर्क निकालो पहले। मैंने ऐसे सवाल में वर्क निकालने का तरीका बता करके रखा हुआ है।
सबको दो आंसर। ओके, बाकी लोग भी दो आंसर। अरे वर्क डन तो निकाल लो पहले कम से कम सबको ही। अरे एक ही बच्चे का आंसर आया। ये मैंने आज भी मैंने रिवाइज करवाया, कल भी मैंने ये वाला सब करवाया था। सबको करो अच्छे से। ओके, R2+2 कैसे होगा? कौन सा आर बोल रही हो? ये वाला, ये वाला? सर ऊपर वाले स्टेप में। कौन सा ये वाला स्टेप? कौन सा स्टेप? मुझे एक बार वहां पे वो हाँ कर हाँ एनोटेट, ये वाला। हाँ सर ये वाला। अगर याद करो जो तुम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर चैप्टर, उसमें डॉट प्रोडक्ट सीखा था। डॉट में क्या था? अगर मान लो आई कैप, ए आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस, हाँ ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब डॉट करते हैं तो आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है ना। ए एक्स बी एक्स बचा था, है ना। फिर ए वाई बी वाई, ये आई डॉट आई मतलब 1 इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो तो 1 होता है। बाकी तुम आई को करो जे के साथ, आई को करो के साथ तो 0 हो जाएगा। प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। याद है कि नहीं याद है जेसिका? क्लियर हाँ हुआ? सर। ठीक है, ये प्योर वेक्टर है एक्चुअली, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए एक्स जब भी आई के साथ आएगा तो ए एक्स बी एक्स करके वैसे निकालिए, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 2। अच्छा देखो, पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। सबसे पहले तो देखो, हमको पता है ये हमारा फॉर्मूला है। अभी वो जिसका भी नहीं आया ना, ठीक है, ध्यान से फिर से देखो कैसे वर्ड निकाला जा रहा है। ओके, सबसे पहले तो वर्क डन निकालो। तुम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बिना वर्क डन के नहीं निकाल सकते। तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं एफ डॉट डी आर। कहाँ से शुरू करेंगे? 1, 1 से। कहाँ खत्म करेंगे? 2, 2। ये एफ क्या हो गया हमारा? एक्स आई कैप। जिसको भी समझ में कुछ नहीं है बेहिचक पूछो, ठीक है। डॉट डी आर मैंने बोला था कि आर वेक्टर था एक्स आई वाई जे जेड के, तो डी आर हो जाता था डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, उसके बाद तो देखो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसको भी लिख सकता था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। कहाँ से कहाँ बॉडी को मूव करवाना? 1, 1 से लेकर के 2, 2। फिर मैंने तुम लोग को बताया था W हो जाएगा आई डॉट आई 1 हो जाता है, और आई का किसी और के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा, मतलब आई डॉट जे 0 होगा कि 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है। एक्स डी एक्स प्लस इसका आएगा वाई डी वाई। ठीक है, फिर मैंने तुम लोग को बोला था कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो तुम्हारे लिए एक ट्रिक ये है कि तुम उसको अलग अलग कर दो। तो एक्स डी एक्स को अलग लिख दो और वाई डी वाई को अलग लिख दो, और एक्स वाले को बैठा दो, सेट कर दो, वाई वाले को सेट कर दो। अब ये एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, और वाई वाई डी वाई क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और ऊपर बैठा दो लिमिट को 1 2 1 2
जरा 2 को बाहर निकालो और x के बदले आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 3 हो जाएगा। यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 1 3, ये कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा वर्क डन। इस पे किसी को कोई डाउट तो पूछो। 1 मिनट जो भी बच्चे नहीं सॉल्व किए अभी ना, ठीक है, ध्यान से बैठ करके इसके सॉल्यूशन के एक एक बारीकी से स्टेप को पूछो। नहीं कुछ समझ में आया तो 2 बार पूछो, 5 बार पूछो, लेकिन सीखो ताकि तुम खुद से कर सको इस चीज को। तो जब मैं एंट्रेंस की क्लास लूंगा तो इससे भी टफ टफ सवाल आएंगे, फिर यही तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तो वहां पे क्या जाके सीखोगे तुम लोग। इसलिए कोई भी डाउट हो पूछो बेहिचक यार। जो भी लिखा स्क्रीन पे उसको ध्यान से देखो 2 मिनट तक। लेफ्ट साइड पे कहाँ पे? यहाँ से लेफ्ट लाइन के कौन से स्टेप से? नीचे अलग अलग यहाँ पे क्या देखो, ये हमारा क्या कहता है इंटीग्रेशन में कि कभी भी अगर इंटीग्रेट करते हैं ना हम लोग, अगर ऐसा कुछ भी अगर, तो वो जब प्लस होता है ना उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर बोला जाएगा a प्लस क्यों लेते हैं, मैंने बताया था ना, देखो देखो dx इसलिए लेते हैं ना, देखो ये जो dr है ना, ठीक है, ये dr r वेक्टर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आर वेक्टर पोजीशन। अगर 3D में काम करो तो ये तीनों हो गए, 2D में करेंगे तो जेड नहीं होगा। अब अगर मान लो मैंने इन सबको डिफरेंशिएट किया तो dr r से क्या डिफरेंशिएट, ठीक है, तो dr का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, dx बाय dr आई क्या, ये तो खाली वेक्टर है ना, प्लस dy बाय dr जे क्या प्लस dz बाय dr के क्या, ऐसा लिखा क्यों, बिकॉज x को r से नहीं कर सकते तो ये पूरा का पूरा ऐसा बच जाएगा। अब अगर मैंने dr को ऊपर भेज दिया, ये हो जाएगा dx आई कैप dy जे कैप प्लस dz के। अगर तो dr का मतलब देखो ना, तो dr अगर ऐसा है ना, तो मतलब dr के लिए मैं क्या, यहाँ पे dr अगर किया हो तो मतलब ऐसे गया dx, अगर dx और फिर मैं गया dy, तब जाके मेरे को इतना चेंज मिला। अगर मैं 2D की बात करूं, ठीक है, यहाँ तो 2D है ना, खाली x और y है, तो dr मतलब क्या होगा dx और dy, ये मतलब हुआ इसका। और 2 कोऑर्डिनेट है ना, ठीक है, इसलिए आपको dx और dy यूज करना पड़ेगा। अगर 3 होते तो फिर यहाँ पे मुझे ऊपर भी जाना पड़ता तो मैं dz भी लिखता। अगर ये मैथ्स वाला समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, इसी से याद कर जाओ, dr मतलब x चले y चले, और x y अलग अलग दिखाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग दिया हुआ है ना, अलग दिया 1 1 2 2, इसलिए दिखाना जरूरी है। सबको आगे क्लियर हो गई सब सबको, ठीक है। अभी इसको घर बैठ कर तुम लोग को 2 बार सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो, अभी हमारा सवाल क्या था, यूएफ माइनस यूआई इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज यूएफ हियर, पता नहीं है। यूआई कितना दिया गया देखो तो -10 इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन कितना है -3 है ना, यूएफ कितना हो जाएगा हमारा 10 -3 दैट इज 7। ठीक है, आया सबका, कितने बच्चों का आंसर सही था?
उसके बाद देखो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। अब वापस आज छोड़ दो, मैं तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं कल देखता हूँ और कल सोमनाथ सर से बात करके ना इंग्लिश का पीरियड अगर मिल जाना मेरे को, तो कल मैं ना 2:10 पे क्लास ले लूंगा और 4 बजे क्लास ले लूंगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, स्प्रिंग को ऐसा फोर्स अप्लाई किया। तो याद रखना है स्प्रिंग की एक खास बात क्या होती है, स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करता है ना, तुम अगर स्प्रिंग की बात करो ना, तो स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करता है दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग। मतलब तुम अगर स्प्रिंग को जितना ज्यादा अंदर दबाओगे ना, वो स्प्रिंग तुम्हारे ऊपर बाहर की तरफ उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। दिस इंप्लाइज दैट F इक्वल्स टू kx, ठीक है। द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज F इक्वल्स टू kx, और यहाँ लगाते हैं माइनस साइन। क्यों? ये दिखाने के लिए कि जो स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो हमारे फोर्स के अपोजिट हो। तो याद रखना है, अगर पूछा जाएगा तुमसे कि जो स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करता है वो कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, तो आंसर है वो फोर्स वेरिएबल होता है, बिकॉज ये एक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा स्प्रिंग को दबाओगे ना, तो मान लो एक पेन का स्प्रिंग निकाल लो, उसको हल्का हल्का दबाओ, शुरू में तुम्हारी उंगली में उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा दबाओगे ना उतना ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जितना ज्यादा स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं स्प्रिंग बाहर की तरफ उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं। सो the force applied by the spring is given by F equals to minus kx। ठीक है, उसकी बात है आगे। अब हमसे पूछा जाएगा कि ये स्प्रिंग को हमने क्या किया, यहां से ये x 0 था, हम इसको दबा करके ना यहाँ पे लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग को हमने कैसा दबा कर कहाँ पे लेकर के आ गए, यहाँ पे। ये ऐसा, ठीक है। कितना फोर्स पहले यहाँ पे अप्लाई किया, 0। इनिशियली 0 था, x 0 था, फोर्स 0 था, तो ने कितना फोर्स अप्लाई किया, 0। अब देखो यहाँ पे जब लेकर के आ जाएगा तो स्प्रिंग ने कितना फोर्स अप्लाई किया, माइनस की एक्स। ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया आपने यहाँ पे। तो कुछ अगर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया स्प्रिंग के अंदर, तो आपको ये पता है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। अगर वर्क डन बाय द स्प्रिंग है तो स्प्रिंग किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, है ना। स्प्रिंग किधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स, क्योंकि देखो फोर्स वैरी कर रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट। याद रखना डिस्प्लेसमेंट किसका देखते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का देखते हैं। ठीक है, एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे बाय द स्प्रिंग, 0। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना अप्लाई करा, kx बाय 2। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x, और ये एंगल कितना होगा, राइट कॉस, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। इंटू माइनस बंद कर देंगे, बिकॉज स्प्रिंग का फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट देखो इधर हो रहा है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो जाएगा हाफ kx। अब पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी कितना स्प्रिंग में स्टोर हुआ, तो यहाँ पर मान लो जब जब रेस्ट पे था, वहां पर मान लेते हैं लेट यू आई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। रेफरेंस कहीं भी मान सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। यू एफ माइनस यू आई इक्वल्स टू माइनस प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने अभी सीखा था चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी
इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स कौन अप्लाई करा है? स्प्रिंग। पहले 3 एग्जांपल दिए थे कंजर्वेटिव फोर्स के, उसपे स्प्रिंग भी एक था, तो यहाँ पे प्लस लिख दिया ना, तो यूएफ क्या हो जाएगा? -0। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, हाफ kx। मैंने यहाँ पर कुछ बातें फिर से देख लो। यहाँ पर नेगेटिव साइड खाली इसके लिखते हैं ताकि स्प्रिंग का फोर्स दिखाते हैं कि अपोजिट है। जब वर्क डन मैं देख रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं एरो देख रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है। मैं देख रहा हूँ स्प्रिंग का फोर्स इधर है, ठीक है, स्प्रिंग के फोर्स की वैल्यू क्या है? kx, ठीक है। इनिशियल फोर्स कितना होगा? x तो इनिशियल 0 है, तो 0। इधर में कितना फोर्स है? kx। एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा? 0 + kx/2। इसी को अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है, और डीपीपी करना स्टार्ट कर दो पीछे की जितनी भी है, ठीक है। बिकॉज समझो मेरा ये चैप्टर जो है ना खत्म होने पे आ गया है, ठीक है, मतलब कल परसों तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10 से 15 दिन, ठीक है, सिर्फ हम लोग एंट्रेंस पे ही ध्यान देंगे, ठीक है, जो हमारा पीछे का। फिर अलग अलग स्पीकर डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी पहले सिंपल खाली इसको देख लो एक बार, कल हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे अलग अलग स्पीकर, ठीक है, जो सीरीज हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। अरे डीबीबी कौन से नंबर? डीबीपी तुम्हारा तुमने 25 तक किया था ना, 25 आगे करना स्टार्ट कर दो। और अगर डीपी एग्जांपल्स पहले देख लेना अरियन से और एससी वर्मा से, ठीक है। सिर्फ तो मुझे परसों तक का टाइम दो, उसके बाद फिर जो है ना हम लोग सीधे फुल फ्लेज एंट्रेंस पे आ जाएंगे। 10-12 दिन खाली पूरा जो तुम्हारा छूटा हुआ सब करवा दूंगा। एग्जाम की वजह से मेरे को करवाना पड़ा।